6.5 से स्टार्ट करते हैं। टेक ए वाइड प्लास्टिक बॉटल, एक बड़ा सा प्लास्टिक बॉटल लेना है आपको। फिर रिमूव द बॉटम, उसके नीचे का हिस्सा को काट कर उड़ा देना है। गेट ए वाई शेप्ड ग्लास, और एक वाई शेप का ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब लेना है ना। एक ऐसा ट्यूब या मतलब एक नली जैसा ढूंढना है, ग्लास का, कांच की नली ढूंढना है या प्लास्टिक की नली जो वाई जैसी रहनी चाहिए, वाई शेप की रहनी चाहिए। तो ऐसा तो जनरली मिलना मुश्किल होगा, तो उसको किसी तरह से बनाना पड़ेगा हम लोगों को, या मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मेक ए होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट, और जो बॉटल की जो ढक्कन है उसमें छेद करके इस ट्यूब को, जो वाई शेप की जो ग्लास ट्यूब है या प्लास्टिक ट्यूब है, उसको आपको वहाँ से अंदर डालना है। टू द फॉर्क्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स 2 डिफ्लेटेड बैलून्स, और उसमें उसके जो वाई शेप में जो है, तो वाई की जैसे 2 जो ब्रांच निकले हुए हैं, उस 2 ब्रांच में 2 बैलून आपको बांधने हैं, है ना। और मतलब फूला हुआ नहीं, ऐसे ही बांधना है। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर 6.7, ठीक है। तो 6.7 जैसा फिगर में बता रहा, वैसे आपको उसको सजा देना है, ठीक है। नाउ कैप द बॉटल, सील इट टू मेक इट एयर टाइट। अब उसके जो बॉटल के जो ढक्कन को है, उसको अच्छी तरह से टाइट करके एकदम एयर टाइट कर देना है। एयर टाइट का मतलब हुआ कि उससे हवा हवा नहीं रहना चाहिए, और उसके अंदर हवा सिर्फ मतलब बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आना जाना नहीं चाहिए। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई ए थिन रबर प्लास्टिक शीट यूजिंग ए लार्ज रबर बैंड, और जो बॉटल को नीचे से आपने काट दिया है, वहाँ पे आपको रबर का मतलब रबर से अब उसको ढक देना है। रबर के एक पतले आपको डायफ्राम जैसा, है ना, एक पतला चादर जैसा रबर का होना चाहिए। उससे हाँ, उससे नीचे का जो आपने काट दिया था उसका पेंदा को बॉटल का, उसको आपको बांध देना है, ढक देना है, उसी से कस के टाइट से बांधना है। और 6.7 में देखते हैं, हाँ ये 6.7 आप देख लो फिगर नीचे आकर कैसा किया है। और ये जो बैलून, जो वाई शेप की जो है बैलून, वो आपको बॉटल के अंदर ही डालनी है, ठीक ना। जैसे बोल रहा है वैसे बॉटल के अंदर ही वो रहना चाहिए, फिगर देख लो। और नीचे में रबर जैसा जो रहना चाहिए, हाँ वो चादर, रबर के चादर जैसा उसमें नीचे से बांध देना है, ताकि अंदर से हवा बाहर और बाहर से अंदर हवा नहीं जाना चाहिए। सिर्फ हम जब रबर के शीट को ऊपर नीचे दबाएंगे या खींचेंगे, तो उसके अंदर वो हवा ऑटोमेटिकली बैलून के अंदर हवा खींच के जाएगा, क्योंकि उसका एक जो पाइप एक सिरा जो है वो कॉर्क की सहायता से बाहर खुली हवा में रखा हुआ है। मतलब खुली हवा का जो बाहर का एनवायरनमेंट का हवा है उस पाइप के थ्रू जा सकता है अंदर, ठीक है ना, लेकिन और कहीं से नहीं जा सकता है। तो ये दिखाता है कि जब हम उस डायफ्राम जैसा जो रबर का जो चादर है, शीट है, उसको नीचे की ओर खींचते हैं, तो जो लेफ़्ट साइड में लड़का खींच रहा है पकड़कर हाथ से, तो हवा भी जो है उस पाइप से, ऊपर के पाइप से अंदर प्रवेश करती है उस पाइप में, और हाँ मतलब वो, हाँ मतलब वो सक्शन पैदा कर रहा है वहाँ पे। क्या पैदा कर रहा है, अंदर में एक खिंचाव पैदा कर रहा है ना। जब वो हम नीचे उसको खींचा जा रहा है नीचे, तो वहाँ पे बॉटल में क्या हो रहा है, जगह उसका बढ़ जा रहा है।
जगह बढ़ जा रहा है तो बाहर की हवा जो है ऑटोमेटिकली उस पाइप से, ऊपर के पाइप से उसके अंदर घुस रही है, तो प्रवेश कर रही है हवा, तो प्रवेश कर रही है तो कहाँ जाएगी? वो तो बैलून से बंधी हुई है, दोनों पाइप के दोनों जो सिरे हैं। तो क्या होता है कि वो हवा बैलून में प्रवेश करती है, तो बैलून फूल जाता है, और जब उसको छोड़ा जाता है और छोड़ करके रबर के शीट को ऊपर की ओर धकेला जाता है, बॉटल में अंदर की तरफ धकेला जाता है, तो वहाँ बॉटल की हवा जो भी रहती है वो बाहर निकल जाती है ना। तो उसके चलते क्या होता है कि बैलून भी दबता है, तो बैलून दबता है तो बैलून का हवा दबकर बाहर निकल जाता है ना। यानी ये फेफड़ा हमारा जो लंग्स है वो कैसे काम करता है उसको दिखाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट है। मतलब खींचने से हवा जैसे खींचता है, लेफ़्ट साइड में खींच रहा है तो जगह बढ़ जा रहा है, तो उसके चलते हवा का फैलाव हो रहा है, तो उसके चलते जो बैलून का वो जो पाइप है उसके जिससे बैलून जुड़ा हुआ है उसमें हवा प्रवेश करके बैलून को फुला रहा है। तो उसी तरह से जब हम लोग राइट साइड में जब उसको दबाया जा रहा है ऊपर की तरफ, तो जगह घट रहा है ना, जगह कम हो जा रहा है। तो जगह कम हो जा रहा है तो उसके अंदर जो बैलून में हवा भरा हुआ था वो दब करके बाहर निकल जा रहा है। तो ये हम लोग का रिब केज जो है, रिब केज में भी वही केस होता है कि जब डायफ्राम नीचे से ऊपर की ओर धकेलता है तो फेफड़ा जो है, फेफड़े या लंग्स की जो हवा है वो बाहर निकल जाती है। तो वो दोनों बैलून को आप हम लोग का लंग्स समझ सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से होता है। तो वही केस यहाँ पे नीचे के फिगर में, यहाँ पर फिगर 6.5 में भी दिया हुआ है कि डायफ्राम कैसे ऊपर की ओर जाता है और नीचे की ओर आता है, जिसके चलते और रिब केज भी फैलता है। तो इसके चलते दोनों मिल करके क्या करते हैं, लंग्स को फुलाते हैं, है ना, और सिकोड़ते हैं। हाँ, विंड पाइप से आ रहा है ना अंदर। जब वो नीचे की तरफ डायफ्राम जाता है तो जगह बढ़ता है और रिब केज जो है वो दोनों साइड फैलता है, तो उसके चलते फेफड़े में जो है एक सक्शन पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है, तो वो हवा को खींच लेता है। और हम लोग भी इधर नाक से खींच ही रहे होते हैं तो वो हवा आखिर फेफड़े में चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वो दिखा रहा है एक्सपेरिमेंट करके कि आप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा लंग्स जो है वो कैसे काम करता है। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, है ना। अब 6.6 में मेजरिंग चेस्ट साइज़, यहाँ पे लड़का लोग जो है अपना चेस्ट नाप रहा, कौन कितना है और कितना फुला सकता है, ये है। तो टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स। अच्छा, ये तो दिखा रहा, वो मतलब वो जो बॉटल वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको कैसे करना है वो यहाँ पे बता रहा है कि टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, लंग्स के एक्सपेंशन को समझने के लिए क्या करना है कि पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स। रबर शीट को नीचे हम लोग खींचते हैं, जो कि लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट फिगर में देखे थे हम लोग। तो उसमें बैलून में क्या होता है, हवा ऑटोमेटिक आ जाता है उस पाइप से। पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून्स, और फिर जब ऊपर की ओर धकेलते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है। तो लंग्स भी इसी तरह से काम करता है। एनी चेंजेस इन द बैलून्स, तो आपने क्या बैलून में कोई चेंज देखा? तो हाँ देखा, पहले बैलून में जो है हवा भर जाती है, जब नीचे की ओर खींचते हैं तो हवा भर जाती है, और ऊपर की ओर जब धकेलते हैं तो हवा उससे निकल जाती है। तो लंग्स भी ठीक इसी तरह से काम करता है। what do the balloons in this model represent? तो यहाँ पे जो ये मॉडल है हम लोगों ने बनाया है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट, और रबर शीट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायफ्राम, हाँ, वो जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, डायफ्राम। चलिए आगे है 6.4, व्हाट डू वी ब्रीद आउट। हम जो है सांस छोड़ते हैं तब क्या करते हैं, ठीक है। हम जो सांस छोड़ते हैं तो वो बाहर की ओर क्या निकालते हैं, हाँ, तो वो देखने के लिए यहाँ पे
एक्टिविटी 6.6 है, टेक ए सिलेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब और ए ग्लास प्लास्टिक बॉटल, मेक ए होल इन इट्स a lid and fix it on the bottle, pour some freshly prepared lime water in the test tube। ठीक है, क्लीन टेस्ट ट्यूब एक लेना है, ग्लास और प्लास्टिक का पतला सा, है ना, और उसमें बॉटल के सिरे में जो है उसके जो मुंह वाला सिरा है वहाँ पे कॉर्क से टाइट करके और उसको छेद करके उसमें वो पाइप खोल करके अंदर डालनी है। हवा बाहर निकलना नहीं चाहिए, अंदर भी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद लाइम वाटर उसमें बॉटल में थोड़ा सा डालना है। लाइम वाटर हम लोग पहले पढ़े थे चैप्टर में, हाँ, चूने का पानी। अब इंसर्ट ए प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू, अब प्लास्टिक एक स्ट्रॉ डालना है थ्रू द होल इन द लिड, है ना, और एक प्लास्टिक का ये डालना। उसके बाद सच ए वे दैट इट डिप्स इन लाइम वाटर, ऐसा डालना है कि वो उसमें लाइम वाटर में डूबी रहे, उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए, लाइम वाटर में वो डूबा हुआ रहना चाहिए। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ फॉर ए फ्यू टाइम्स। तो आप क्या करिए, सांस खींचिए और अब जो सांस छोड़ेंगे वो नाक से ना छोड़ करके मुंह से ही डायरेक्ट उस स्ट्रॉ से होकर के फूंक दीजिए। आप सांस खींचिए और सांस खींचने के बाद जो छोड़ना चाहते हैं सांस को, उस सांस को नाक से मत छोड़िए, उसको मुंह से ही छोड़िए, लेकिन उस स्ट्रॉ के ज़रिए बॉटल के अंदर छोड़ दीजिए, है ना, लाइम वाटर के अंदर। तो इज़ देयर ए चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, तो आपको लाइम वाटर के में कुछ चेंज दिखाई पड़ता है, बबल आएगा। अच्छा, तो कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्नड इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में इससे रिलेटेड आपने पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या हुआ था उसके हिसाब से आप ज़रा आंसर बताइए। अच्छा, तो याद नहीं है, ये चैप्टर 5 में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब याद नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। लाइम वाटर में जब उसे दिया जाता तो क्या होता था। अच्छा, तो कैसे हम लोग जाने कि कैल्शियम कार्बोनेट बना था। देखकर हम लोग कैसे जानेंगे। हाँ, बस यही बोलना है, यही वाला आंसर है उसका। यही उतना जो आप राम कहानी सुनाए ना, उतना राम कहानी नहीं सुनाना है, बस यही लाइन तो बोलना था कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में छोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, उसका रंग जो है वो दूध के जैसा, या रंग जो है दूधिया हो जाता है, बस इतना बोलना है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की, तो पहले ही बोल रहा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ रहे हैं तो क्या होता है, ये पूछ रहा है, क्या छोड़े थे वो नहीं पूछ रहा है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से जो है वो उसका रंग दूधिया हो जाता है, इतना ही बोलना था, है ना। व्हाट डू वी एक्सेल, हम लोग क्या एक्सेल करते हैं, मतलब हम लोग सांस में क्या छोड़ते हैं। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और ए मिक्सचर ऑफ गैसेज अलॉन्ग विथ इट, तो क्या हम लोग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं कि और गैस का मिक्सचर भी छोड़ते हैं। नहीं, जब हवा निकल रहा है, शरीर के अंदर से हवा निकल रही है, तो कोई गारंटी उसमें क्या क्या मिली हुई रह सकती है, उसकी गारंटी तो नहीं है ना उसमें। तो जैसे कि शरीर के अंदर का भाप जो है वो वाटर ड्रॉपलेट, वो तो उसमें रहेगा ही रहेगा। फिर उसके साथ अगर चूँकि जब हम हवा खींचे थे अंदर, हम
लोग इनहेल किए थे तो उस समय ऑर्गन या नियॉन या धूल जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी अंदर चले गए थे। तो वापस आते समय भी हो सकता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स बाहर आएँ, या ऑर्गन जो इनएक्टिव गैस जो है वो भी एयर में रहता है, वो ऑर्गन भी बाहर आ सकता है। प्लस हाँ, वो लोग इनएक्टिव गैस है ना, जैसे नाइट्रोजन है वो एक्टिव कुछ एक्शन नहीं होता है उसका, है ना, वो रिएक्शन नहीं करता हमारे शरीर से। हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनता है पहले ये जानते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो कि कोई एक चैम्बर है, कोई रूम है, उस रूम में चारों ओर, मतलब चारों ओर अभी जस्ट पेंटिंग किया हुआ है, चारों वॉल में भी, नीचे के फर्श में भी पेंटिंग कर दिया गया है मान लो, और वो भी ब्लैक पेंटिंग है। तो अब आप उसमें घुसोगे और वापस आओगे, और अगर आपने कहीं दीवार वगैरह में हाथ रखा या आपका शर्ट वगैरह अगर दीवार से सट गया, तो आप जब बाहर निकलोगे और ध्यान आपने नहीं दिया तो क्या होगा, आपके शर्ट आपका जो है काला हो जाएगा, आपका हाथ भी काला हो जाएगा, आपका, है ना, मतलब जहाँ जहाँ टच करेंगे आप वहाँ काला हो जाएगा ना। तो ये जस्ट ऐसा क्यों हुआ, तो आप वैसे रूम में घुसे जहाँ पहले से ब्लैक था, मतलब कार्बन काला होता है, तो समझ लो कार्बन था, तो आपने वहाँ टच किया तो काले होकर निकले। जैसे कि कोल जो आपका कोल माइंस जो होते हैं उसके अंदर जब आप जाते हैं, या वहाँ से अंदर से कोई व्यक्ति काम करके निकलता है, जो मज़दूर निकलते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके हाथ काले रहते हैं, उनके चेहरे भी काले रहते हैं, है ना, उनके ड्रेसेस या जो शूज़ वगैरह रहते हैं वो भी काले हो जाते हैं। मतलब काले मतलब बिल्कुल डार्क ब्लैक नहीं होते, मगर उनमें कालिख लगी होती है ना, कोयले की कालिख। तो वैसी ही बात है कि जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है थ्रू द नोज़, तो सिंस आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, वी नो एवरी लिविंग बीइंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जितना भी जिंदा जीव हैं, सजीव हैं, लिविंग बींग्स, ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन 14। ओके, कोई भी लिविंग बींग वो क्या होता है, कार्बन से बना होता है। कार्बन 14, कार्बन दो तरह का होता है, एक कार्बन 12 उसको बोलते हैं, और एक होता है कार्बन 14। तो जो लिविंग बींग है वो कार्बन 14 का बना होता है, और जो नॉन लिविंग थिंग है जैसे पत्थर वगैरह, कोयला वगैरह, ये सब जो हैं, तो ये सब में क्या होता है, वो कार्बन 12 का बना होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे शरीर में जब एंटर करता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन चूँकि हमारा बॉडी किससे बना है, कार्बन से बना है। तो जैसे किसी कोल चेम्बर से अगर कोई बाहर निकलता है तो उसके शरीर में कोल लग जाता है, कोल का कलर या कालिख लग जाती है। तो उसी तरह से जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा बॉडी कार्बन का बना होता है, तो कार्बन भी उसमें चिपक जाता है। किस में चिपक जाएगा, ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जस्ट वही चीज़ है कि लेकिन सिंस कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। लेकिन जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन गैस है और दूसरे नाइट्रोजन गैस है, वो क्या होता है, वो कार्बन से रिएक्ट करता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं करता है। इसीलिए नाइट्रोजन भी जब हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, खींचते हैं, तो उसके साथ बहुत जितना भी हवा में जो कुछ भी रहता है वो सारा हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, मतलब लंग्स में चला जाता है। क्या क्या जाता है, तो हमारे में नाइट्रोजन जाता है सबसे ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा कम जाता है ऑक्सीजन, और बहुत ही कम ये में मात्रा में जाता है ऑर्गन, नियॉन, और डस्ट पार्टिकल, वेपर, हाँ, वाटर वेपर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे शरीर के अंदर लंग्स में जाती हैं, और वापस जब निकलती हैं तो जो रिएक्ट करता है वो है कार्बन और ऑक्सीजन, और रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर बाहर निकलता है। साथ ही नाइट्रोजन जो भी गया था अंदर, वो भी नाइट्रोजन के फॉर्म में ही बाहर निकलता है। वो कुछ रिएक्ट होकर के नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह या कुछ कार्बन से ऐड होकर के कुछ नहीं बनता उसका। ऑर्गन तो खुद ही इनएक्टिव गैस है, तो वो भी ऐसे ही निकल जाता है।
तो ये इसलिए कहने का मतलब जो हम एंटर किए, इनहेल किए, तो वो सब बाहर निकलेगा। उसमें से एक जो है सिर्फ वो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकलेगा। बाकी जो हैं वो जैसे प्रवेश करते हैं वैसे ही करके निकल जाते हैं। कुछ कुछ हाँ, वही ऑक्सीजन, मतलब हाँ वो ऑक्सीजन, हम लोग जो ऑक्सीजन लिए ना, इनहेल किए, वही तो अंदर जा कर के पहले पूरे आखिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना? तुरंत जाके खाली लंग्स में तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े बन जाता है। वो ऑक्सीजन तो बोले नहीं कि ब्लड जो है, जो ये ब्लड रहता है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है, वो दूसरे पूरे बॉडी से घूम के आता है हार्ट में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चिपक जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है उस ब्लड का साथ। तो वो वहाँ लंग्स में दोनों का ट्रांसफ़र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है, और जो फ्रेश ऑक्सीजन अभी हमने इनहेल किया था, उस ऑक्सीजन को ब्लड के साथ वो आरबीसी जो है उसके साथ चिपक जाता है, ठीक है ना। और उसको लेकर के फिर आरबीसी और ऑक्सीजन मिल करके चला जाता है पूरे बॉडी में। अब पूरा बॉडी में हर एक सेल में जा कर के वहाँ उसको एनर्जी देता है, और जो फूड का डाइजेशन वगैरह में हिस्सा लेता है, और फिर वापस जब इतना सारा काम करके वो घूम के आता है, तब तक वो इतना कार्बन के साथ टच होता है कि वो कार्बन, ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं निकलती हैं बाहर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है आगे, अब है ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। यहाँ पे क्या है, आपको बेटर लाइफ के लिए, मतलब अच्छे जीवन के लिए आपको ब्रीथ अच्छी तरह से करना चाहिए। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपको जो है रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, इसको क्या बोलते हैं? प्राणायाम बोलते हैं। कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। आपको प्रतिदिन अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपके जो ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, एंड दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। और इस तरह से आप कम सांस में ही, कम प्रयास में ही काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन जो है अपने शरीर में प्रवेश करा सकेंगे, और जिससे आपकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा मिलेगी आपको कम सांस में ही, है ना। तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, ये नॉर्मल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप 6.8 में आप जो यहाँ फिगर देख रहे हैं, जो डायरेक्ट जब आपने सांस छोड़ी लाइम वाटर में, तो वो लाइम वाटर दूधिया हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद है हाँ, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। अब जो हम लोग इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो परसेंटेज कितना कितना रहता है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो 21% ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 0.04% जब हम इनहेल करते हैं। और फिर लंग्स में जाने के बाद वो वहाँ से लंग्स से जब निकलता है वापस, तो उसमें ऑक्सीजन रहता है 16.4% ऑक्सीजन भी रहता है, एंड 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, ठीक है ना। हाँ, मतलब करीब 16.4% ऑक्सीजन रहता है उसमें, तो मतलब हुआ कि लगभग 5% के करीब ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी में एक ब्रीथ में यूज़ हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ देख रहे हैं, दीज हाँ, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अब दूसरे एनिमल्स जो हैं उनमें ब्रीदिंग कैसे होता है, और क्या उनमें कुछ इंटरेस्टिंग है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायंस, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, snakes, birds have lungs in their chest cavities like the human beings। बोलता है कि ये जो जानवर हैं इनके जो लंग्स हैं वो उनके चेस्ट कैविटी के अंदर ही होते हैं, है ना।
रिब केज के अंदर। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीद, दूसरे जो जीव हैं वो कैसे सांस लेते हैं। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या अन्य सभी जीवों के भी जो लंग्स हैं वो मनुष्य के जैसे होते हैं। लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। कॉकरोच, ए कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, बोलता है कि कॉकरोच के साइड में, दोनों साइड में, उसके शरीर के दोनों ओर छोटे छोटे जो हैं वो ओपनिंग्स या छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स, दूसरे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके भी इसी प्रकार के छिद्र होते हैं पूरे शरीर में, ठीक है। और ये छिद्र किस काम आते हैं। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स, ठीक है, इनको कहते हैं स्पाइरिकल्स। एंड इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ एंड ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, ठीक है ना। जो है इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज, पूरे जो अन्य जो जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके पूरे शरीर में इस तरह की एक नली होती है, वायु नली है ना, हवा की नली जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है। तो ये तो कहने का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ एक लंग्स के साथ जुड़ा हुआ जो पाइप होता है वो विंड पाइप होता है, लेकिन इन लोगों का क्या होता है कि लंग्स जैसी कोई चीज़ तो है नहीं होती है, उसके लंग्स के बदले में क्या होता है कि दोनों ओर में छिद्र होते हैं, कई छिद्र होते हैं जिन्हें स्पाइरिकल्स कहते हैं, और उनके पूरे शरीर में एयर ट्यूब की एक नेटवर्क होता है ना, जाल जैसा होता है हवा के पाइप का, जिसे ट्रैकिया बोलते हैं। और ये किस काम में आता है, गैस एक्सचेंज के काम में आता है, मतलब वही सांस लेने के काम आता है। हाँ बिल्कुल। तो ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइरिकल्स इनटू द ट्रैकिया ट्यूब्स, तो कहने का मतलब है कि हमारी जैसे एक नाक होती है और उससे हम लोग विंड पाइप में एयर को इंटर कराते हैं, इन लोगों के समझ लो आपकी बहुत से नाक होते हैं, है ना, बहुत से नोज़ होते हैं, और वो भी दोनों ओर होते हैं, उनसे हवा जो है वो तेज़ी से आती है और कहाँ जाती है, स्पाइरिकल्स के थ्रू ट्रैकिया में आ जाती है, उस पाइप सब में जो पूरे शरीर में फैला हुआ था वहाँ पे आता है। डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी टिश्यू, और इस पूरे शरीर में जो हवा है वो पूरे शरीर के टिश्यू में पहुंचकर वहाँ पर टिश्यू के साथ मिल जाता है, उसके अंदर में मिल जाती है। एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और पूरे शरीर के हर सेल में जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो पहुंच जाता है। सिमिलरली कई हज़ार या कई आप कभी कभी लाख भी बोल सकते हैं, हाँ, वो सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज़ इनटू द ट्रैकिया ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पाइरिकल्स, फिर वही जो प्रोसेस है वो उलट करके फिर हो जाती है, जब उसका ऑक्सीजन का यूज़ हो जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में या बदल जाती है, तो वो फिर वापस ट्रैकिया से होकर के स्पाइरिकल के थ्रू बाहर निकल जाती है। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये केवल कीड़े मकोड़ों में ही ऐसा पाया जाता है, ठीक है, दूसरे जीवों में ऐसा नहीं होता। एक और दूसरा जीव है बहुत ही मज़ेदार, अर्थवर्म। Recall from chapter 6 of class 6 that earthworms breathe through their skins. अर्थवर्म जो है वो किससे सांस लेते हैं, अपने स्किन से लेते हैं। द स्किन ऑफ एन, हाँ है, किसका, ओ अच्छा, मूवमेंट हो,
द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। जब आप अर्थवर्म को छुएंगे तो उसकी त्वचा जो है आपको थोड़ी सी चिटचिटी महसूस होगी, है ना, थोड़ी सी गीली गीली सी महसूस होगी। गैसेस कैन ईजीली पास थ्रू देम। तो वो जो स्किन वैसी होती है उससे होकर गैस बहुत ही आसानी से अंदर प्रवेश कर जाती है ना। थ्रू फ्रॉग्स, दो frogs have a pair of lungs like human beings, they can also breathe through their skin which is moist and slippery। जो फ्रॉग है वो उसके लंग्स भी होते हैं, वो लंग्स में जो थ्रू इट्स माउथ जो है वो सांस भी लेता है, लेकिन वो स्किन से भी सांस ले सकता है, इसलिए हमेशा उसे मुंह खोल करके सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो स्किन से भी सांस ले सकता है। ठीक है, इसलिए उसकी भी जो स्किन है वो थोड़ी सी भीगी भीगी सी और थोड़ी चिपकी चिपकी सी महसूस होती है। ठीक है, आगे ब्रीदिंग अंडर वाटर। अब अंडर वाटर कैसे ब्रीदिंग होती है वो ज़रा देखते हैं। तो कैन वी ब्रीद इन वाटर, ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर। क्या हम लोग वाटर में सांस ले सकते हैं, पानी के अंदर, और जिंदा भी रह सकते हैं? देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर। बहुत से जीव जो हैं पानी में रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीद अंडर वाटर, पानी के अंदर वो कैसे सांस लेते हैं? You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water। आपने पढ़ा है कि गिल जो होता है मछलियों में, वो पानी के ऑक्सीजन को जो पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसे खींचने में मदद करती है, गिल्स, है ना। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। ये स्किन के ही एक विशेष रूप हैं और उसके स्किन से ही बनी हुई चीज़ हैं, लेकिन काफ़ी सघन, काफ़ी डेंस होती है ना, जिसके चलते उसमें से पानी अगर एक ओर से दूसरी ओर गुजरे तो जो ऑक्सीजन है वो छन जाती है। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। आपको आश्चर्य होगा कि आखिर जो गिल्स हैं वो सांस लेने में कैसे मदद कर पाते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। तो असल बात क्या है कि वो जो ऑक्सीजन जब उसमें से छनती है, गिल्स में से पानी उसमें से गुजरता है, तो ऑक्सीजन कैसे छनता है ना, गिल्स में काफ़ी ब्लड वेसल होते हैं, खून की पतली पतली जो नालियाँ होती हैं, और वो नालियों से होकर के जब ऑक्सीजन और पानी गुजरता है तो वहाँ का जो रक्त है, ब्लड जो है, उसका जो आरबीसी है, रेड ब्लड, लाल रक्त कण, आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं, वो ऑक्सीजन से चिपक जाते हैं या ऑक्सीजन उनसे चिपक जाता है और फिर पानी को उधर जाने के लिए दे दिया जाता है ना। मुंह से होकर के पानी को मछली निकाल देती है, तो उसका जो ऑक्सीजन है वो उसके खून के साथ चिपक जाता है और वो खून उस ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर में चला जाता है और फिर अपना एनर्जी या जो भी लेने के बाद वापस फिर उसी तरह छोड़ देती है मुंह से। ठीक है, हाँ, जब ऑक्सीजन लेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। क्या पौधे जो हैं वो भी सांस लेते हैं? तो लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। क्लास 6 में आपने जाना कि पौधे भी जो हैं अपने को ज़िंदा रखने के लिए सांस लेते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे भी, लेकिन अलग अलग समय पर, है ना। वो रात में ऐसा करते हैं जबकि दिन में वो उल्टा काम करते हैं। हाँ, सनलाइट रहता है तो उनको फूड बनाना रहता है, तो वो प्रिपरेशन ऑफ फूड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं।
रात में उनको फूड नहीं बनाना रहता है, तो वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रात में उनको ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, जो फूड उन्होंने बनाया है और खाया है उसको क्या चाहिए, रेस्पिरेशन करके उसको ये भी तो करना है, उसको डाइजेस्ट भी तो करना है, इसलिए। तो इन सेल्स ऑक्सीजन इज़ यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो पेड़ पौधों के जो सेल्स हैं उसमें भी ऑक्सीजन यूज होता है, उसी तरह से फूड को छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ने के लिए, बड़े कंपोनेंट से छोटे कंपोनेंट में तोड़ने के लिए, है ना। यानी वो लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है ना। तो हम लोग में शरीर में भी वैसे ही होता है, हम लोग भी ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये भी वैसे ही करते हैं, लेकिन रात में करते हैं। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट में अब जैसे उसके तो जितने पत्ते हैं वो सारे ही नाक के जैसे काम कर सकते हैं, नोज़ की तरह काम कर सकते हैं, है ना, वो इनहेल कर सकते हैं सारे उसके पत्ते ही। तो यू हैव तो इसलिए वो अब कौन सा पत्ता कब इनहेल कर रहा है, कब एक्सेल कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली चलते रहता है ना। सारे पत्ते एक ही साथ कोई भी काम नहीं करते, अपना अपना इंडिपेंडेंटली करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। आपने पढ़ा होगा कि चैप्टर 1 में ही पढ़ा है कि लीव्स में जो होते हैं, प्लांट के लीव्स में, उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसी के थ्रू समझ लो आप, यही उसका नोज़ है। पेड़ पत्तों के जो नोज़ हैं वो क्या है, पेड़ पौधों के जो नोज़ हैं वो क्या है, पत्तों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छेद जिनको स्टोमेटा कहते हैं, और इसी के थ्रू जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में किससे होता है, नोज़ प्लस लंग्स, नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स के थ्रू एयर का इनहेल और एक्सहेल होता है। और इसमें इंसेक्ट्स में ट्रैकिया एंड स्पाइरिकल्स प्लस ट्रैकिया के थ्रू ये चीज़ होता है ना। और जो अंडर वाटर है उनके लिए वो गिल्स के थ्रू, जो फिशेज़ हैं वो गिल्स के थ्रू करती हैं ऐसा। और बहुत सारे जीव जो हैं जैसे अर्थवर्म और फ्रॉग जो हैं वो अपने लंग्स के, फ्रॉग में तो लंग्स भी रहता है लेकिन ये दोनों अधिकतर अपना स्किन से भी जो है इनहेल और एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। Like all other living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. अब सारे लिविंग सेल्स की तरह जो प्लांट में एक ही सेल नहीं होता है, बहुत तरह के सेल्स होते हैं। तो जो रूट के सेल्स होते हैं उनको भी एनर्जी जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। और ये जो है रूट जो है वो एयर आखिर कहाँ से ले, रूट तो ज़मीन के अंदर रहता है, तो वो कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से ले पाते हैं, तो वो ले पाते हैं रूट के जो फर्स रहते हैं या टेंटिकल्स रहते हैं, पतले पतले जो उसके रूट हेयर रहते हैं, वो मिट्टी के अंदर जो फंसी हुई जो ऑक्सीजन रहती है, मिट्टी भुरभुरी अगर रहती है तो उसमें भी हवा प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के कारण ऑक्सीजन वहाँ भी रहता है। तो उस ऑक्सीजन को, भुरभुरी मिट्टी के ऑक्सीजन को अपने रोओं से, मतलब रूट के जो रोएं होते हैं उससे वो अडप्ट कर लेती है ना, रूट। और इसीलिए हम कोई भी पौधा बोते हैं तो उसके जड़ों को ढीला करते हैं, एक बार मिट्टी उसकी ढीली करते हैं, है ना, उसकी खुदाई करके। जैसे मकई वगैरह अगर हम बोते हैं तो उसके उगने के जब वो एक हाथ का हो जाता है, मतलब 20-25 इंच का हो जाता है, तो उसकी जड़ों की खुदाई करके उसके जड़ों में की मिट्टी को हम लोग ढीला करते हैं। उसका कारण वही है कि मिट्टी अगर ज़्यादा सघन हो जाएगी, डेंस हो जाएगी, तो वहाँ पे एयर जो है निकल जाएगा, तो जो जड़ें हैं उसको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो
तो पौधा आपका बढ़ेगा नहीं। इसलिए उसके हम जड़ों के पास की जो मिट्टी है उसको भुरभुरी कर देते हैं, खोद कर और जमा कर देते हैं और भुरभुरी करते हैं। उसे कभी भी हाथ या पैर से दबाना नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि रूट को जो है वो कैसे ऑब्जॉर्व करता है एयर फ्रॉम द सॉयल। ये सॉयल के जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे जो पत्थर जैसे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक्चुअल में सॉयल के पार्टिकल हैं। वो बहुत ही छोटे को बड़ा करके दिखाया गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि पत्थर है। पत्थर नहीं है, वो सॉयल के पार्टिकल हैं। और सॉयल के पार्टिकल इस तरह से देखिए अलग अलग फाँका फाँका रहता है। वो हम लोग देखने से लगता है कि चिपका हुआ है, लेकिन उसको अगर माइक्रोस्कोपिक वे में देखें, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो आपको दिखाई पड़ेंगे वो बहुत दूर दूर होते हैं और उनमें एयर रहता है। ठीक है, चलिए। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ़ ए पॉटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर्ड? आप अब गेस कर सकते हैं कि क्या होगा अगर किसी पॉट में प्लांट लगा है और उसे बहुत ही ज़्यादा पानी दे दिया जाए, तो क्या होगा? नहीं, होने से क्या होगा कि उसका जो मिट्टी में जो एयर रहता है वो एयर क्या होगा, निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो उसका जो रूट है वो रूट जो है वो इनहेल नहीं कर पाएगा और एनर्जी नहीं गेन कर पाएगा, जिससे वो पौधा आखिर में, इसी कारण वो ज़्यादा एक्सेस वाटर में वो पौधा जो है, हाँ तो उसके लिए तो गिल चाहिए ना, पानी के ऑक्सीजन को खींचने के लिए तो गिल चाहिए, फिश के जैसा। तो ये जो पौधा है उसके पास तो गिल है नहीं बेचारे के पास। हाँ, वैसा पौधा जो पानी वाला पौधा रहता है उसके पास ये कैपेसिटी होती है, उसकी एबिलिटी होती है कि वो पानी के ऑक्सीजन को वो छान करके निकाल लेता है, लेकिन सारे पौधों में ऐसा नहीं होता। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज़ ए वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि रेस्पिरेशन जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जैव प्रक्रिया है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। और सभी जीवित प्राणियों को जो है श्वसन करना पड़ता है, हाँ, ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने अपने जीवन को बचाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला। हाँ, पूछ सकता है। कौन ऐसा? हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें। फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।